गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। डीएलएड में 2018 हिंदी का फर्स्ट यूनिट अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत तथा विसर्ग इत्यादि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। संस्कृत में उच्चारण शिक्षण का अर्थ तथा महत्व। कोई भी भाषा, किसी भी भाषा में उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन संस्कृत में विशेष करके, क्योंकि यह एक संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत का ध्वनि विज्ञान अन्य भाषाओं से भिन्न है। संस्कृत भाषा में समासों तथा संधियों का अधिक प्रयोग होने के कारण यह भाषा स्वाभाविकता अधिक क्लिष्ट यानी कठिन होती है। शुद्ध उच्चारण के महत्व पर पाणिनि ने प्रकाश डालते हुए यह कहा है, उच्चारण में तनी के साथ दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा भी दोष आ जाने के बाद। इसलिए जब भी भाषा का प्रयोग हम करें तो शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, कोई एक शब्द भी अच्छी तरह जाना हुआ एवं अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ इहलोक व परलोक में इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अतः यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में उच्चारण की शुद्धता परम आवश्यक होती है। आगे आता है लेखन शिक्षण। लेखन शिक्षण क्या है? लेखन शिक्षण में हमें किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? सर्वप्रथम लेखन शिक्षण संस्कृत भाषा की प्रचलित लिपि देवनागरी लिपि मतलब जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से बोला जाता है, जिस तरह से बोला जाता है उसी तरह से लिखा जाता है। अतः संस्कृत में लेखन तथा पठन दोनों साथ साथ चलते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी तथा संस्कृत की ध्वनियों के उच्चारण में अति सूक्ष्म अंतर है। इसलिए विद्यार्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान होने के बावजूद भी संस्कृत लेखन में त्रुटियां हो जाना स्वाभाविक है। छात्रों में या किसी भी व्यक्ति में हिंदी का प्रचलित ज्ञान होने के बावजूद भी जब भी संस्कृत का लेखन किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य ही हो जाती हैं। हर मनुष्यों से, हर छात्रों से विद्यार्थियों को संस्कृत लेखन के आधार का अभ्यास कराया जाना आवश्यक है। जब भी छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाए या शिक्षा दिया जाए तो उनको संस्कृत भाषा का लेखन का ज्ञान कराना अति आवश्यक होता है। संस्कृत लेखन में दोष कौन कौन से दोष होते हैं? जब हम लेखन करवाते हैं तो उस पर लेखन करवाते वक्त कौन कौन से दोष हमें प्राप्त होते हैं और उन दोषों को कैसे हम दूर करें? तो यह होता है, पहला, लिखने के समय झुककर अथवा तिरछे होकर बैठना। जब लिखावट की जाती है तो बहुत से छात्र झुक कर लिखते हैं या अपनी कॉपी को तिरछा कर लेंगे या खुद तिरछे होकर के बैठेंगे। इस सबसे त्रुटियां उत्पन्न होती हैं और त्रुटि स्वाभाविक भी है। अगर हम तिरछे लिखेंगे, हम झुक करके लिखेंगे तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है, होंगी, और इनको दूर करना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। लिखते समय कलम को बहुत नीचे से पकड़ना। बहुत से छात्र होते हैं जब लिखते हैं तो कलम को बहुत ही नीचे से पकड़ते हैं। यह जो है त्रुटियों का कारण होता है। अक्षरों तथा मात्राओं को समुचित ज्ञान न होना। बहुत बार देखा गया है कि अक्षरों का ज्ञान न होना। अक्षरों का ज्ञान का मतलब जहाँ व लिखना है
वहाँ ब लिख देते हैं, जहाँ ब लिखना है वहाँ पर व लिख देते हैं। अक्षरों का ज्ञान नहीं होता छात्रों में, और मात्राओं का समुचित ज्ञान न होना, यह जो है त्रुटियाँ उत्पन्न करते हैं, इससे त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले अपने छात्रों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, उसके बाद मात्राओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए, जिससे कि गलतियाँ न हो। मात्राओं में अधिकतर देखा गया है जहाँ छोटी वहाँ बड़ी, जहाँ बड़ी वहाँ छोटी, जहाँ छोटा हो वहाँ बड़ा हो, जहाँ बड़ा हो वहाँ छोटा हो, इस तरह की तमाम त्रुटियाँ हो जाती हैं। स में त्रुटियाँ होती हैं, जहाँ छोटा सा लिखना है वहाँ बड़ा सा लिख देते हैं, जहाँ बड़ा सा लिखना है वहाँ छोटा सा लिख देते हैं। तो इसका प्रयोग कब कहाँ होता है, यह एक अध्यापक के द्वारा अपने छात्रों को बताया जाना चाहिए। ये त्रुटियों को दूर करना चाहिए। ये त्रुटियाँ तब दूर होती हैं जब छात्रों से हम लेखन कार्य करवाते हैं। लेखन कार्य करवाना, उसको चेक करना, फिर उन त्रुटियों को तत्काल तुरंत वहीं पर दूर कर दिया जाता है, तो छात्र अपनी त्रुटियों को दूर कर लेता है। अक्षरों तथा शब्दों के आकार में अंतर, दूरी का न होना। जब छात्र अक्षरों को लिखते हैं, एक शब्द होता है, उनकी कितनी दूरी होनी चाहिए, किस आधार पर अक्षर और शब्द को लिखना चाहिए, कोई अक्षर बड़ा हो जाता है, कोई अक्षर छोटा हो जाता है, ये त्रुटियां उत्पन्न कर देता है। इस कमियों को दूर करना चाहिए। अक्षरों तथा शब्दों का समांतर न होना, एक अक्षर और शब्द एक ही समान होने चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का अभाव। विराम चिन्ह हमें कब लगाना चाहिए, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, अर्ध विराम कहाँ लगता है, अल्प विराम कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक के चिन्ह कहाँ लगते हैं, विस्मयादिबोधक के चिन्ह कहाँ लगते हैं, इनका ध्यान हमको रखते हुए अपने छात्रों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और लेखन कार्य बराबर करवाते रहना चाहिए, जिससे जहाँ पर भी उनको आवश्यकता हो, कहाँ कोई विराम लगता है, उसको तुरंत चेक करते वक्त ही, होमवर्क चेक करते वक्त ही वहीं पर उनकी त्रुटियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वर्णों तथा शब्दों के ऊपर की रेखा को न खींचना, बहुत बार देखा गया है, कुछ छात्र जब लिखते हैं तो वर्णों को या अक्षरों को जब भी लिखते हैं तो ऊपर जो शिरोरेखा होती है उसको नहीं देते हैं, या कभी कभार गलत ढंग से दे देते हैं, जैसे थ लिखना हुआ, भ लिखना हुआ, ध लिखना हुआ, इस तरह से शिरोरेखा पर शिरोरेखा लगा देते हैं कि जैसे थ जो है वो भ समझ में आने लगता है, भ थ समझ में आने लगता है, ध लिखे हैं अगर तो हम घ समझ बैठते हैं। तो इससे जब उच्चारण किया जाता है तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सारी कमियों को दूर कर देना चाहिए। लेखन का अभ्यास कराना, लेखन का अभ्यास अति आवश्यक होता है छात्रों के अंदर। जब भी छात्र पढ़ते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ हमेशा लेखन कार्य करवाया जाना चाहिए। इससे उनके अंदर व्याप्त कमियां वो जो है दूर होती हैं, और उन कमियों को दूर करने का एक ही माध्यम है, लेखन कार्य बराबर करवाया जाए। लेखन कार्य करते समय छात्रों की कॉपियों को जब चेक किया जाता है तो उनके लेखन कार्यों को के आधार पर उनके अंदर व्याप्त त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है तुरंत। लेखन के लिए उचित वातावरण न होना, लेखन का एक वातावरण होता है जो कि स्कूलों के माध्यम से दिया जाता है। सभी छात्र एक साथ बैठते हैं, वह एक वातावरण, पढ़ने का वातावरण, लिखने का वातावरण प्राप्त होता है स्कूलों से। इसलिए छात्र स्कूल में जाते हैं और अध्यापक के द्वारा लेखन कार्य वहाँ पर करवाया जाता है, और जब वहाँ पर अध्यापक के सामने छात्र लिखता है तो वह त्रुटियाँ कम करने का प्रयास करता है, और जो त्रुटियाँ अगर होती भी हैं तो अध्यापक के द्वारा उसी कक्षा में तत्काल रूप से उन त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है। लेखन हेतु अधूरी जानकारी, जब हम लेखन कार्य को करते हैं उसकी जानकारी का न होना, लेखन क्यों कराया जाता है,
हम लेखन किस लिए कराते हैं, लेखन की क्या आवश्यकता है। लेखन की आवश्यकता सिर्फ यह होती है कि लेखन के माध्यम से हम छात्रों के अंदर व्याप्त त्रुटियों को दूर करते हैं। उनके अंदर मात्राओं की जानकारी हो जाती है, अक्षरों की जानकारी हो जाती है, शिरोरेखा की जानकारी प्राप्त होती है, और पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, अर्ध विराम कहाँ पर लगता है, इन विराम चिन्हों की जानकारी प्रदान कर दी जाती है। अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, यह सब आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, तो इसकी जानकारी भी बहुत छात्रों में, छोटे छोटे बच्चों में जब तक बताया नहीं जाता, जब तक लेखन कार्य करवाया नहीं जाता, तब तक ये जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए इसकी जानकारी प्रदान किया जाता है। अक्षरों तथा शब्दों के बीच समान दूरी का न हो जब हम अक्षर लिखते हैं। कभी कभार देखा जाता है कि बहुत सटा करके लिख देते हैं, वह समझ में नहीं आता क्या शब्द लिखा गया है। तो अक्षरों और शब्दों में जब हम लिखते हैं तो उसमें समान दूरी होना चाहिए, जिससे कि उसका उच्चारण करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई न उत्पन्न हो, कठिनाइयाँ दूर की जा सके। संस्कृत ध्वनियाँ में कितने प्रकार की होती हैं? संस्कृत में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संस्कृत ध्वनियों में ध्वनियाँ दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। संस्कृत ध्वनियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। हिंदी में आप लोग पढ़े हैं 11, लेकिन यहाँ संस्कृत में आप पढ़ेंगे 13। अब 13 स्वर हैं, जो 13 स्वर हैं कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और अं अ। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ री ओ और अं अ, जो कि अंग और अह को हिंदी में काट दिया गया है, और यहाँ पर अंग और अह को जोड़ करके 13 स्वर इसमें होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में जब भी आप पढ़ेंगे स्वर के 3 भेद होते हैं। हिंदी में भी पढ़ाया गया होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ आपको पढ़ाया जाता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर 5 है। कौन कौन से? अ ई अ ई उ री री। ये 5 ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर इनकी संख्या, इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर इनका निर्माण 2 विभिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। कौन कौन से? जैसे अ धन बड़ी ई बराबर क्या हो गया? ए। उसी तरह से अ धन उ, अ धन छोटा उ बराबर ओ, और अ धन ए बराबर ऐ, और अ धन ओ बराबर औ। तो ये 4 हैं, 5 ह्रस्व में हुए। दीर्घ में कितने हुए? 5 4 9, बाकी 4 13। ये 13 स्वर हुए। व्यंजन, व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। या कई बार आप लोगों को बताया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th तक स्वर और व्यंजन,
व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर स्वतंत्र, उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके आगे हम अगली क्लास में